नाज़रीन, व्यूज मेकर्स में खुशामदीद। आज आपके साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। पंजाब में बड़ी तब्दीली की अफवाहें एक बार फिर दम तोड़ गई हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उस्मान बोजदार पर एतमाद का इजहार कर दिया है। याद रहे कि हर कुछ अरसे बाद वजीर आजम के सामने ये मुतालबा आ जाता है कि क्या इमरान खान सबके मशवरे को नजरअंदाज करते हुए उस्मान बोजदार को ही 3 साल चलाएंगे। और बिजली के भारी बिलों से परेशान आवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि पहले वो PTV लाइसेंस मद की फीस में 35 रुपए देते थे, उन्हें अब 100 रुपए देने होंगे। सवाल यह है कि क्या PTI हुकूमत हर इदारे की बहाली की कीमत आवाम से ही वसूल करने के दर पे है। और फिर हम बात करेंगे कि एक तरफ तो चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को 7 से 10% कीमतें मजीद बढ़ाने की इजाजत दे दी है। क्या हुकूमती के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ सकते हैं? नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो पैनल मेरे मौजूद है उसका तारुफ मैं आपसे कराई देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, इसके साथ नासिब एक चुगताई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, मोना आलम हमारे साथ मौजूद होंगी, नसीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सेगमेंट के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। दौरे लाहौर में उन्होंने उस्मान बोजदार को काम जारी रखने की हिदायत की है, जिसके बाद उस्मान बोजदार को ओहदे से हटाए जाने की दम तोड़ गई हैं। हमारा पहला सवाल जो आज का है वो ये है कि वजीर आजम का उस्मान बोजदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत, क्या वजीर आजम उस्मान बोजदार को अगले 3 साल चला पाएंगे? नासिब एक चुगताई साहब। अच्छा, मक्ते में आप पढ़ी ये सुखन गुस्तराना बात, आखिरी जुमला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वजीर आजम 3 साल उस्मान बोजदार को चला पाएंगे। बहुत से हल्कों में, मैं नहीं कहता, बहुत से हल्कों में ये सवाल उठता है कि क्या वजीर आजम 3 साल अपने आप को चला पाएंगे। बड़ा अहम सवाल है ये। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस्मान बोजदार के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने वही फैसला किया जो हमने 3 दिन पहले बात की थी, मुजम्मिल साहब ने, जनरल साहब ने, मैं था, मूना थे। हम लोगों ने कहा था कि उस्मान बोजदार कहीं नहीं जा रहे। उस्मान बोजदार को कहीं जाना होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जाएंगे, मरी जाएं, यूबिया जाएं, जहाँ जाएं, और जहाँ उनको रखा जाए तो ये हो सकता है कि साथ जाएं, हो सकता है कि फ्लोर क्रॉस कर जाएं। ये तो हमारे एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन फौरी तौर पर, क्योंकि उस्मान बोजदार ने कुछ दिया है प्राइम मिनिस्टर को, ये तो है, कुछ लोग तोड़ ताड़ के दिए मुस्लिम लीग नून के। तो उस्मान बोजदार का अपना, मैंने उस दिन भी कहा था, किला उन्होंने अपना बना लिया है। अब पहले किला नहीं था उनके पास, अब वो बना लिया है, तो उसमें महफूज हैं। और अब ज़्यादा में होता क्या है, एक ईगो भी है खान साहब की, और वो ईगो इस तरह की है कि अगर वो किसी मंसूर अख्तर को लेकर आते हैं तो फिर आखिरी मंसूर अख्तर खुद हाथ जोड़ लेता है कि मुझे टीम से निकाल दें आप, मेरा बस का नहीं है, मैं मुस्तकिल नाकाम हो रहा हूँ, मुझे मोहल्ले वाले तंग करते हैं, बच्चे पत्थर मारते हैं मुझे। तो इसलिए मंसूर अख्तर फिर क्रिकेट से निकल गया। तो खान साहब का अपना एक ईगो है, उनका अपना एक स्टाइल, उनका काम करने का अंदाज है। पंजाब में उन्होंने तस्लीम किया है कि करप्शन है, ये हम कई बार कह चुके हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि लो लेवल करप्शन है, इसे ख़त्म किया जाए। प्राइम मिनिस्टर से कौमी असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है, मखदूम शाह महमूद कुर्सी साहब भी थे, और लोग भी थे, और रियाज फतियाना भी थे, और उन लोगों ने शिकायतें बहुत की उस्मान बोजदार की, और कहा कि ये कौमी असम्बली के अरकान से नहीं मिलते, उनके हल्कों के मसाइल हल नहीं करते, हमें लिफ्ट नहीं कराते। तो प्राइम मिनिस्टर ने डांटा है उस्मान बोजदार को और कहा भाई से मिला करें आप, बुरी बात है ये, जिनसे नहीं मिलते आप। तो वो उनसे मिलना शुरू करेंगे गालिबन, और अब मिलना चाहिए। खुल गए हैं वो, थोड़ा जो बंद थे, शैल के अंदर थे, अब वो शैल में नहीं रहे, वो शैल खुल गया है, तो उस्मान बोजदार बाहर आना शुरू हो गए हैं। और मेरा ख्याल है वो इतने मासूम नहीं है। फ्राइड कहता है ना कि जो लोग शक्ल से बहुत मासूम नजर आते हैं वो इतने मासूम नहीं होते, तो इतने मासूम नहीं है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे होंगे। ठीक है, यानी इतने मासूम नहीं है, कला मजबूत हो गया है क्या? यानी कि उस्मान बोजदार अगले 3 साल चल पाएंगे? मैंने अर्ज किया ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर चल पाएंगे तो वो भी चल पाएंगे। ठीक है, यानी मशरूत कर दिया आपने। ठीक है जनरल साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वजीर आजम उस्मान बोजदार को अगले 3 साल चला पाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि ये जो अफवाह उड़ती है कि वो जा रहे हैं और अभी तब्दीली के लिए नाम सामने आ गए, ये कुछ देर पहले 10-15 दिन पहले इमरान खान साहब के बारे में भी था कि जनाब -1 होने जा रहा है, तो -1 हुआ तो नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि अफवाह सादी ये तो चलती रहती है, लेकिन जो मेरा नॉलेज है, जहां तक मैं समझा हूं या मैं जानता हूं, और उस्मान बुज़दार से वहां पे तमाम पावर सेंटर जो हैं वो मुतमईन, चौधरी सरवर का पावर सेंटर ले लें, वो चौधरी परवेज इलाही साहब का ले लें, या वहां पे और देख लें हमारे असलम इकबाल साहब हैं वहां पे, उन्होंने भी कोई ऐसे नहीं पर पुर्जे निकाले। थोड़ा बहुत तो होता है, बाज लोगों की हो सकता है ख्वाहिश हो और वो वक्तन फक्तन कोई ऐसी बात छोड़ते हों, लेकिन एक तो वो लोग जो पावरफुल हैं वहां पे वो लगते हैं मुतमईन, क्योंकि उनके सबके मामला काम शिकायत जो है वो निकल रहे हैं। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मौजूद है जो एक्सेसिबल है, जिससे जाके वो काम वगैरह करवा लेते हैं। और दूसरा ये भी है कि वक्त के साथ साथ उस्मान बुज़दार भी काफी मुतहर्रिक नजर आते हैं। यूँ लगता है कि उनकी कुछ ग्रूमिंग, कुछ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो कुछ ना कुछ हो गई है, और अब आपको उनकी मूवमेंट वगैरह नजर आती है, कहीं भाग दौड़ करते नजर आते हैं, तो लगता ही है कि वक्त के साथ हो सकता है कि वो मजीद एफिशिएंट हो जाएं या उनको हैंडल करने का आ जाए कुछ तरीका। खतरा वहां पे अगर कोई तब्दीली का था, जिससे कोई इन हाउस तब्दीली या कोई खतरा होता है कि जनाब इनके अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, लिहाजा इनको बदल दिया जाए, तो वो तो वहां पे है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का बाकियों का हाल आपने देखा ही है। नून लीग सबसे स्ट्रांग पार्टी थी, उसके अपने सबों में इत्तेहाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार को कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको भांपते हुए वजीर आजम को ये फिक्र पड़े कि इसको तब्दील करना चाहिए। और बल्कि वहां पे जो लोग मुतमईन नजर आते हैं, वो मैं जिन पावर सेंटर्स की बात करता हूं जिनके अपने अपने मामला चल रहे हैं अच्छी तरह, वो मुतमईन है, तो प्राइम मिनिस्टर भी मुतमईन है, उनको इत्मीनान है कि इसको रखे, तो बाकी लोग भी ठीक ठाक उनके साथ तावन कर रहे हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है, और उम्मीद तो यही नजर आती है कि 3 साल जो बाकी रह गए हैं वो निकाल लें। ठीक है, यानी आपका भी यही मानना है कि अगले जो 3 साल हैं उस्मान बुज़दार जो हैं वो निकाल लेंगे। मोना, आप क्या कहेंगी कि जैसा कि जनरल साहब ने भी फरमाया कि अब उस्मान बुज़दार को ऐसा कोई चैलेंज दरपेश नहीं है कि उनको हटाया जाए? चैलेंज के हिसाब से तो सरियात बिल्कुल ठीक बात है कि कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, कि अगर इसके अलावा क्या ऑप्शन है, क्या मौजूद है। तो क्योंकि जाहिर है जो पावर सेंटर्स होते हैं वो इस तरह से नहीं इस चीज के मुतहम्मिल होते कि एक कोई बहुत इगोइस्टिक शख्स आ जाए। तो उस्मान बुज़दार साहब का जब इंतखाब भी हुआ था तो वो इसीलिए इसी बुनियाद पर हुआ था कि उनकी वो ईगो इशूज और ये जो दीगर मामलात हैं, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो किसी खास कम्युनिटी पर, इस किस्म की उनकी चीजें नहीं थी। और खास तौर पर इमरान खान साहब ये भी चाहते थे, क्योंकि पंजाब में उनको मौका मिला था, हत्ता आपको याद है कि नून लीग और जो पीटीआई जितनी सीटें जीती थी, बिल्कुल आप समझे कि नेक टू नेक इनका मुकाबला था। हमें पता है कि वो जितने दौरे वो पंजाब के करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट दौरे वो पंजाब खास तौर पर लाहौर जाते हैं, वज़ीर आला पंजाब से उनकी 1-on-1 मुलाकातें होती हैं। खैर ये बात दुरुस्त है कि फिलहाल तो उस्मान बुज़दार साहब नहीं जा रहे, और मुझे पिछले साल भी याद पड़ता है कि इसी किस्म का अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर 2019 पिछले साल भी यही जयमगोइयां शुरू हो गई थी, यही बाज़गश्त शुरू हो गई थी। इसका काफी कुछ लेना देना बजट के मामलात से भी होता है कि जब बजट होता है, तरक्याती फंड्स वाले मामलात में भी बहुत सारे अराकीन असेंबली को खदशात होती हैं, शिकायत होती हैं, क्योंकि जाहिर है वो आंसरेबल है अपने हल्के के लोगों को। तो वो वहां पर जब वो मसाइल दोबारा से बजट पे जन्म लेते हैं तो ये इस किस्म की एक दोबारा से ये बाज़गश्त शुरू हो जाती है। हत्ता ये कि पिछले साल भी इसमें कोई सदाकत नहीं थी, इस साल भी हमने देखा है कि वो इस दौरे के साथ डाई डाउन कर गई हैं। 2-3 बातें मैं पिन पॉइंट करना चाहती हूँ। बिल्कुल ये जो करप्शन का तस्करा किया है, एक खुसूस हल्के में जैसे कोई रिपोर्ट आई थी कि डीसी बड़ी बड़ी रिश्वतें ले रहे हैं, इस किस्म की चीजें हो रही हैं। आज इमरान खान साहब भी जब वहाँ गए, उन्होंने कहा कि करप्शन को रोकना है और इदारे क्या कर रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब अरकान असेंबली ने कहा कि मुलाकात का टाइम नहीं मिल पाता वजीर आला से, तो उन्होंने कहा कि आइंदा इस किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये बाकायदा वजीर आजम साहब के अल्फाज थे। और दीगर जो एक उन्होंने बात की है गवर्नेंस के एतबार से, देखिए गवर्नेंस इन तमाम मामलात का एक लफ्ज का जवाब है।
वन वर्डेड आंसर है। जब ये एक मसला हल हो जाएगा, गवर्नेंस से मुंसलिक जितनी बातें हैं जब वो खत्म हो जाएंगी, शिकायत दूर हो जाएंगी, ये तमाम जो जितनी एक र्यूमर मिल चलती है वो वहीं पर डाई डाउन हो जाएगी। इसका बड़ा आसान सा हल है, इसी वजह से ये चलती भी है। खैर, गवर्नेंस के एतबार से वज़ीर आज़म ने आज ये कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराएं। हत्ता मैं उस फैसले से एग्री नहीं करती थी जो पहले किया गया था कि जी वो पूरा बल्दियाती एक जो निज़ाम था उसको खत्म किया गया, फिर उसके बाद नई लेजिस्लेशन की गई। लेकिन चले, नई लेजिस्लेशन अगर कर ली है तो आप बगैर किसी इलेक्टोरल वोट बैंक का डर रखे हुए आप फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराएं, यही जरूरत वक्त है। आज वज़ीर आज़म ने इसका एक मरतबा फिर से ऐलान किया है और तमाम अरकान असेंबली को भी इस चीज की तायीद की है कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराएं। जब तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, अब आप देख लें आटे का बहरान, चीनी का बहरान, इनके ऊपर कमीशन और कमेटी जरूर बनी है, लेकिन बतौर सारिफ या बतौर कंज्यूमर तब तक मसला हल नहीं होगा जब तक इनके निर्फ नीचे नहीं आते। और वो उसी सूरत नीचे आ सकते हैं जब बल्दियाती निज़ाम इन प्लेस हो, जो लोअर गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, वो अपनी जगह पर काम कर रही हो। ये एक उन्होंने बड़ी एक मसले की जड़ पकड़ी है। तो इसलिए जहां तक इन चहमगोइयों का सवाल है, हत्ता ये कि उस्मान बुज़दार साहब पीटीआई में तो उन्होंने काफी बाद में शमूलियत की थी, बिल्कुल इंतखाबात के आसपास ही शमूलियत कहीं की थी उन्होंने, लेकिन वैसे उनके बड़े क्लोज रवाबित और मरासिम है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जब तक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला को कोई, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डर है। ठीक है, ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के हवाले से जो बातचीत है वो दुरुस्त नहीं है। इमरान खान अगर असद उमर को फिनांस से हटा सकते हैं, केपी में शराम तरकई को हटा सकते हैं और फरदौस आशिक अवान को हटा सकते हैं और एक लंबी फहरिस्त है जिनको उन्होंने हटाया है, तो सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, उसके लिए वोटों की एक मसला मौजूद है, वज़ीर आला को हटाना कोई स्ट्रोक ऑफ पेन से तो नहीं हटाया जा सकता, पहले वज़ीरों को तो स्ट्रोक ऑफ पेन से हटाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ दूसरी तरफ ये बात भी पीटीआई के अंदर मौजूद है कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस उनकी मरकज़ी हुकूमत की परफॉर्मेंस से बेहतर है, उनकी केपी की हुकूमत से बेहतर है। मेरा मतलब है एक वज़ीर आला जिसकी परफॉर्मेंस मरकज़ी हुकूमत से भी बेहतर है और केपी से भी बेहतर है, आप उसका गला कैसे काट सकते हैं? मतलब जब वो उससे बात करते हैं वो कहते हैं जी एजुकेशन और हेल्थ तहरीक इंसाफ का फोकस था और इनकी इस बार हुकूमत, इन्होंने कहा था हम फंड एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे, तो मैं पंजाब में 9 बड़े हॉस्पिटल बना रहा हूँ जो बड़े बड़े, जिनमें निश्तर 2 है, गंगाराम 2 है, डेरा गाजी खान है, गुजरात है, राजनपुर है, 9 बड़े हॉस्पिटल बना रहा हूँ और हेल्थ पे क्या फोकस होता है? वो कहते हैं मैंने हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कानून साजी शुरू कर दी है, जब हम टेन्योर ख़त्म करेंगे तो पंजाब के हर ज़िले में उसकी अपनी यूनिवर्सिटी मौजूद होगी। और एजुकेशन हेल्थ का फोकस क्या होता है? तो मेरे ख्याल में जब कहीं परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन होती है पीटीआई के अंदर बैठ के, तो वो उस्मान बुज़दार का पलड़ा उसमें मजबूत होता है, चाहे हम उसको गेज कर सकें या ना कर सकें। लेकिन जो पीटीआई की बड़ी टीम है, जो सुपरस्टार्स हैं, वो तो सारे मरकज में बैठे हैं। आप देखें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, जो बड़े बड़े नाम हैं वो मरकजी वजीर हैं और मरकजी हुकूमत से ही स्कैंडल्स की बात होती है। आज दवाइयों की कीमतों की बात भी मरकजी हुकूमत से हुई, ये जो आज जो पीटीवी बिजली के बिलों में वो भी मरकजी हुकूमत से हुई। जो मरकजी हुकूमत का बैकलैश है वो उस्मान बुज़दार पे गिर जाता है। मैं समझता हूँ जिस तरह मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी गिरती है, पीटीआई जो है वो उसके एवज उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करती है और मलबा उस्मान बुज़दार पर गिराने की कोशिश की जाती है। हालांकि ज़रूरत इस अमर की है कि मरकजी हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करेगी तो पंजाब का काम खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक मरकजी हुकूमत की अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, पंजाब का काम सामने नहीं आ सकता, क्योंकि पीटीआई वाले खुद उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते, खुद उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि मरकज में तो कुछ है ही नहीं। फिर सारा जिक्र पंजाब का हो जाएगा तो उस्मान बुज़दार भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे, फिर आप सब उनका नाम भी शहबाज। ये प्रॉब्लम शहबाज शरीफ को भी था, तो यही प्रॉब्लम उस्मान बुज़दार को भी है परफॉर्मेंस की रिकग्निशन के हवाले से। बाकी मैं समझता हूँ जब तक इमरान खान और उस्मान बुज़दार एक ही किश्ती के सवार हैं,
इकट्ठे जाएंगे, अलग अलग नहीं जा सकते। कब जाएंगे इस पर जरूर बहस हो सकती है कि 3 साल हैं या नहीं है, लेकिन हैं एक ही किश्ती में, 2 किश्तियां नहीं है इनकी, और एक ही किश्ती है, वो जिस भी किनारे लगे या डूबे, इकट्ठा ही है सब कुछ। ठीक है, यानी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाए तो पंजाब हुकूमत की और बिलखुसूस उस्मान बोजदार की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है आपके मुताबिक, आपने कहा। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? क्या आपको लगता है कि उस्मान बोजदार और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं और अगले 3 साल वजीर आजम जो है उस्मान बोजदार को चला पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाइस्ता। आप देखें, क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसमें अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छी कम्बिनेशन देता है तो आप बड़े उसके साथ कन्वीनियंट होते हैं। आपको शारजा का मैच याद होगा कि आखिर में मियांदाद और तौसीफ बचे थे। गो के तौसीफ इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे, बॉलर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स मियांदाद का साथ दिया कि मियांदाद को आखिरी बॉल पे उन्होंने छक्का मार के मैच जीत लिया। तो ये जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, ये बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स है। आपको याद है कि जो चौधरी बरदरान, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जो दूरियां हुई थी नून लीग के साथ, उसका रीज़न ये था कि वादा किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बनेंगे वफाक में, और जो पंजाब में वो परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दी जाएगी, लेकिन वो उनको नहीं दी गई, क्योंकि जितने लोगों ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया वो यही दिया कि अगर आप पंजाब किसी और को दे देंगे और वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन सही ना रहा तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे शहबाज शरीफ को हमेशा रखा है और उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से इनका बड़ा अच्छा अलायंस चलता रहा। अभी भी क्योंकि एक ये वीकेस्ट लिंक है उस्मान बुज़दार साहब, इस वजह से सूट भी करते हैं मरकज़ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। वहाँ पे वो कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर वो ले आएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी और लोगों को मौका मिल जाता है। आपने देखा कि जैसे कोरोना का दौर चल रहा था तो लोगों की अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं वो तज्ज़िये के तौर पे पेश करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि लाशों के अंबार लग जाएंगे, कब्रों में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसी तरह जब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जिनकी थोड़ा सा है वो लोग बातें करते हैं और एक अफवाह जब निकलती है तो उसने थोड़ा सा अपनी पीक पे आती है, उसके बाद डाई डाउन हो जाती है, या तो खान साहब जाके पंजाब में उसको डाई डाउन कर देते हैं या वैसे वो अफवाह गायब हो जाती। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि पंजाब में सरदार आरिफ नकई भी वज़ीर आला रह चुके हैं, वाई साहब भी रह चुके हैं, फिर कायम अली शाह जैसे वज़ीर आला सिंध में इतना अरसा रह चुके हैं, तो कोई बुराई नहीं है इनमें। लेकिन क्योंकि ये शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के बाद पंजाब में एक वीकेस्ट लिंक आया है, तो उनके ऊपर जो है ना वो थोड़ा तोपों का रुख बहुत ज़्यादा है। वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। आप कोरोना में ही देख लें कि पंजाब बड़ा सूबा है, उसकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन सिंध के साथ करें कि जिसको मीडिया पे सिंध को हीरो बनाया जा रहा था, सिंध के वज़ीर आला को, उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस देख लें और कोरोना के हवाले से पंजाब में उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस देख लें जो कि बहुत अच्छी रही है। तो मुझे अपना जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तब भी अफवाहें थी, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे किए, 5 साल नवाज शरीफ PMLN की गवर्नमेंट ने भी पूरे किए, और ये बाकी 3 साल इमरान खान भी दौड़ेंगे और वजीर आला भी उनके साथ दौड़ेंगे। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम की दूसरे सेगमेंट की जाने बट हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन की माहाना लाइसेंस फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने PTV की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी है। याद रहे कि हुकूमत सार्फिन से PTV की फीस बजरिया बिजली के बिल वसूल करती है। इससे कबल कि हम अपना सवाल जो है वो अपने पैनल के सामने रखें, आपको वो शॉर्ट सुनवाते हैं जो इमरान खान ऑपोजिशन में रहते हुए PTV के बारे में उन्होंने कहा था। आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। PTV जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से PTV के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया PTV को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं PTV से पूछता हूं और PTV का जो MD है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है।
सो ये बयानात आपने मुलाहिजा किए। अब सवाल ये है कि पीटीवी लाइसेंस फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। क्या हर इदारे की बहाली की कीमत आवाम से ही वसूल की जाएगी? एनबीसी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान साहब ने इसी तकरीर में ये भी कहा था कि हम इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे। अब तक नहीं गए वो, और खुद बढ़ा रहे हैं पैसे 35 रुपए से 100 रुपए। इसमें एक बताऊँ आप टेक्निकल बात, ये हर उस शख्स से वसूल किया जा रहा है जिसके यहाँ बिजली है, जिसके यहाँ बिजली है, लाइट आती है, लाइट आती है नहीं आती ये भी अलग बहस है, जिसके यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। अच्छा, उसमें अब ये है कि इसमें तकरीबन मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 30% वो लोग हैं शहरों में जो टीवी इस्तेमाल नहीं करते हैं अकीदे के तौर पर, एक अपने ईमान के तौर पर कि टीवी देखना मुनासिब नहीं, गलत है। उनके बच्चे भी टीवी नहीं देखते, उनके टीवी है ही नहीं, उनसे भी ले रहे हैं आप देहात से भी ले रहे हैं जहाँ पर टीवी की रीच बहुत कम है, जहाँ केबल नहीं है। अगर पीटीवी जा रहा है तो अपने सिस्टम पे जा रहा है वो, और उसको लोग नहीं देखते, लोगों ने देखना छोड़ दिया है, तो वो अब रेडियो टीवी इस्तेमाल। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो भी सर्विस है दुनिया भर में होता है, वो उसकी कीमत आपको अदा करनी होती है। बिजली है, टीवी है, पानी का है, गटर सिस्टम है, सीवरेज है, निकासी, आप दीगर सिस्टम, सबकी कीमत आपको फीस अदा करना पड़ती है, लेकिन वो उस कीमत पे होती है कि जब वो सर्विस आपको मिल रही हो। मेरे पास सीवरेज सिस्टम नहीं है लाहौर में, इस्लामाबाद में, सॉरी मुल्तान में, पेशावर में सड़कें बैठ गई हैं, गटर खुल गए हैं, सीवरेज लाइन फट गई हैं, कोई देखने वाला नहीं, पैसे मुझसे लिए जाएंगे, जो फीस लेते हैं वो। इसी तरह मतलब इनकम टैक्स है, कोई फैसिलिटी किसी टैक्स पेयर को नहीं है, किसी फाइलर को नहीं है, और उससे आप टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं आप। उसके साथ साथ आप और दवाओं की कीमत, अल्लाह का खौफ करें यार, 10% इंक्रीज किसने कही थी आपसे? किस मतलब ठीक है, दवाएं महंगी करनी है आपको और चीजें महंगी करनी है। टॉपिक पे तो हम आगे बात करेंगे भी, लाइसेंस के टॉपिक पे बात करते हैं, आप कमेंट करेंगे इस पे क्या? मेरा ख्याल ये है कि ये एक स्टेट का एक इख्तियार होता है, लेकिन ये इख्तियार मशरूत होता है फैसिलिटी देने से। क्या दिखा रहा है पीटीवी, क्या देना चाह रहा है, और क्या लोग देना चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे? ठीक, मेरा ख्याल है ये लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके नजदीक ये दुरुस्त है? दुरुस्त तो है, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे कि लाइसेंस फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है, जिस भी इदारे को बहाल करना होगा तो क्या उसकी कीमत आवाम देगी? देखिए, ये कोई 25-26 साल पहले 25 रुपए मुकर्रर हुई थी, फिर 35 हो गई, और ये अब एक दफा आप देख लीजिए कि काफी बड़ा इसमें जंप दे दिया गया है, रकम काफी बढ़ा दी गई है, लेकिन वक्त भी दरमियान में बहुत गुजर चुका है। आज 35 रुपए की कोई हकीकत नहीं है। आप अगर ये समझें कि महंगाई हो गई और वो इस अरसे में महंगाई जो है वो 300% जा चुकी है, तो ये उस लिहाज से आप अगर देख लें तो तकरीबन उसकी ब्रैकेट में ये आ जाता है जो बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये देना तो है, क्योंकि आफ्टर ऑल हुकूमत ये सर्विसेज आपको जो मुहैया कर रही है वो आप अवेल करते हैं नहीं करते, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। अगर आप अवेल करें तो बासूरत आपने पैसे दिए हुए, आपको कोई पूछ नहीं सकता, और जब देने हैं तो फिर उसकी कोई रेलेवेंस तो वो उस वक्त के मार्केट रेट से, उस वक्त के हालात से होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसकी रेलेवेंस थोड़ी बहुत उन्होंने क्रिएट की और ये दुरुस्त है जो पैसे ले रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है? बिल्कुल, ये दुरुस्त है। ठीक हो गया, क्योंकि वो पहला रेट जो 35 रुपए का वो बहुत पुराना था। ठीक है, यानी वो पुराना रेट था और अब अगर जो ये इजाफा किया गया है ये दुरुस्त है। जनरल साहब, आपका जो मौकफ है वो आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तब्दीली को कि 35 रुपए से लाइसेंस फीस बढ़ाकर जो है वो अब 100 रुपए कर दी गई? देखें, इस हुकूमत, ये जो हुकूमत है ये तारीख का महंगा एमडी लेके आई है पीटीवी का। लाखों रुपए तनख्वाह है जो नए एमडी ये टेल्को से लेकर आए हैं।
अब जो चेयरमैन साहब हैं वो भी बिज़नेस कमेटी के हेड हैं, जो रेवेन्यू कमेटी के जो चेयरमैन लगाए हैं इन्होंने पीटीवी के, वो बिज़नेस कमेटी के भी हेड हैं। और ये जो साल है, आप मार्च से कोरोना ले लेंगे, मार्च से जून तक आखिरी क्वार्टर ही है ना जो कोरोना आया है, 10 साल का कम तरीन रेवेन्यू पीटीवी ने कमाया है। पिछले 10 साल का रेवेन्यू, जो करप्ट दौर का रेवेन्यू था, करप्ट दौर जो पिछला 10 साल गुजरा है, उसकी आमदनी देख लें और इस साल की आमदनी देख लें, कम तरीन आमदनी है पीटीवी की कमर्शियल्स के हवाले से। हालांकि कहा जा रहा था कि एक ऐसा ड्रामा भी चला लिया है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उससे लग रहा था कि कई साल का खसारा निकल जाएगा। तो अब इस साल रिकॉर्ड खसारा है। कह रहे हैं कि पेंशन देने के पैसे भी नहीं है पीटीवी के पास। 2 अरब रुपए तो अभी इन्होंने पेंशनर्स के देने हैं। लोग पेंशन लेने के लिए अपनी पीटीवी के बाद धरना दिए बैठे हैं और ये पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे सकते, मेडिकल नहीं दे रहे स्टाफ को, तनख्वाह के अलावा जो बाकी मराहत हैं वो सब की सब बंद की हुई हैं। तो पीटीवी तो इन 2 सालों में इस हुकूमत में बहुत ज़बू हाली का शिकार हो गया है। इतनी बुरी हालत तो पीटीवी की माली तौर पे गुज़श्ता हुकूमतों में 35 रुपए में भी नहीं थी, जो इन 2 सालों में जो ये ज़बरदस्त टीम लेके आए हैं पीटीवी के लिए, बाहर से लाए हैं एक्सपर्ट्स की, उन्होंने कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट देकर ही पीटीवी चलाना है तो फिर कोई ब्यूरोक्रेट बिठा दें, लाखों रुपए पे इतने प्रोफेशनल्स ला के, उनका भी तो साल का करोड़ों रुपया हमें पड़ रहा है ना, कि वो जो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है वो साल का तो करोड़ों रुपए में पड़ जाता है। तो मेरा मतलब है कि इसका ऑडिट भी कहीं, वो हम हमेशा कहते हैं ऑडिट होना चाहिए, तो मेरा मतलब है कोई इन 2 सालों का ही ऑडिट कर लें कि इन 2 सालों में पीटीवी के अंदर हुआ क्या है कि ये 2 सालों में इतनी ज़बू हाली का शिकार हो गया है कि हमें 35 से 100 रुपए में भी जाना पड़ गया है और स्पोर्ट्स राइट्स भी खतरे में हैं। उसके अलावा लोगों की तनख्वाहें भी खतरे में हैं, लोगों की पेंशन्स भी खतरे में चली गई हैं। तो ये 2 साल में कितनी ज़बरदस्त टीम आई है पीटीवी में कि उसने सारा पट्टा ही बिठा दिया पीटीवी का। तो इसका भी कहीं नोटिस हो सकता हो। वैसे तो आप कहते हैं दुआ करनी चाहिए नोटिस ना लिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ पर नोटिस ले लें वो तो और ही ख़राब हो जाती है। तो कहीं और नोटिस ना लें, कुछ और कर लें, लेकिन इसका कुछ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि क्या हर इदारे की बहाली की कीमत जो है वो आवाम से ही वसूल की जाएगी? क्या ये 100 रुपए बढ़ाने चाहिए थे या नहीं? आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी, देनी तो आवाम नहीं है। कोई वजीर आज़म ने अपना बनीगाला का घर बेच के तो पीटीवी नहीं चलाना है। मेरा मतलब है वो ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पार्टी के जो डोनर्स हैं सारे वो डोनेशन दे दें और हम पीटीवी का खसारा पूरा कर लेते हैं। वो डोनेशंस तो सिर्फ धरनों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, कोई पीटीवी को चलाने के लिए तो नहीं कोई डोनेशन और कोई फंड रेजिंग हो सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो तो मैंने और आपने ही देना है, मजबूरी है, मुल्क चलना ही ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक तजवीज़ जो आपकी जानिब से दी गई कि ऑडिट होना चाहिए, मोना आप क्या कहेंगी? शाइस्ता, मैं देखें 3 जावियों से इस प्रॉब्लम को मैं देखती हूँ जो भी आप बता रही हैं। एक तो पहला जाविया ये कि इसको आप इस सेंस में देखें कि एक सर्विस है, सर्विस प्रोविजन। जाहिर है अगर केबल आपके घर में है, आप महीने के मेरे ख्याल 700,000 रुपए उसके देते हैं। पीटीवी के अराउंड 8 से 9 चैनल्स हैं, उसके अगर आप 100 रुपए महाना दे रहे हैं तो मुझे लगता है अगर आप उसको डिवाइड करें पर चैनल पे तो वो कोई पैसे उतने ही बनते हैं। और दूसरा, अगर कोई आपने डिश टीवी लगाई है, जाहिर है वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोविजन है, उसके भी अच्छे खासे पैसे हैं। तो अगर उसको बतौर सर्विस देने तो यू हैव टू पे फॉर अ सर्विस। ये बात तो इसमें कोई अनडिस्प्यूटेड है। 10 साल पहले बिल्कुल ये बात सही है, 35 रुपए फी मुकर्रर की गई थी और वो भी बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि मैं बीइंग एसोसिएटेड विद द चैनल मुझे पता है कि किस किस्म के वहाँ फाइनेंशियल क्रंच है, किस किस्म की लिक्विडिटी क्रंचेस मौजूद है। तो उस वक्त भी यही जो चेयरमैन थे उस वक्त भी थे और ये 35 रुपए की गई थी उन्हीं हालात में। और फिर अब 10 साल का वक्फा गुजरा, उस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर थे वो शेख रशीद थे। अब 10 साल के अरसे के बाद इसको बाकायदा बड़ी काफ़ी सारी डेलिब्रेशंस इस पे हुई हैं। ये बात नहीं कि ये भी फौरी तौर पर हुआ है, कोई गालिबन 1-1.5 साल से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, तो अब जाकर ये फाइनली हुआ है। तो एक तो ये सर्विस के जाविये से, दूसरे जाविये से ये कि अगर आप एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को लें, जाहिर है एक स्टेट का इदारा है, तो उसके सेंस में अगर आप लें तो टू योर क्वेश्चन एज वेल, या आपके सवाल का भी जवाब है कि जाहिर है जब तक आप इदारों को रिफॉर्म करना चाहेंगे और रिफॉर्म करते हुए स्टेटस को की कुछ कुव्वतें आपके आड़े आ जाएंगी।
तब तक तो इदारे रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे। और जब तक इदारे रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे तो जाहिर है ऑब्वियसली जैसे कि स्टील मिल्स है, PIA है, ये जो तमाम बिजली की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिस्कोज हैं जो कि प्राइवेटाइज नहीं हुई हैं, PTV की तरह स्टेट ओन्ड है, उनके भी तो इखराजात फिर आपके टैक्सेस से ही जाते हैं ना, उनका भी हुजूम आपके टैक्सेस से जाता है। वहां पर बहुत ऑपोजिशन आती है अगर किसी को भी निकाला जाए, बरतरफ किया जाए या पैसों की कमी की वजह से किसी की नौकरी जाए, तो ऑब्वियसली वही एक आर्ग्यूमेंट है जो कि PTV पे भी लागू होता है। हत्ता ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है जो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है। इनको असल में रिफॉर्म करने की जरूरत है और स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं उनको पीछे करने की जरूरत है ताकि वो किसी रिफॉर्म एजेंडा के आड़े ना आए। और मुझे पता है ये बार बार होता है, कोई भी अगर आता है रिफॉर्म करना चाहता है इदारे को तो हर दफा उनके आड़े कुछ इस किस्म की कुव्वतें आ जाती हैं। तीसरी बात ये है कि तीसरे जाविये से मैं इसको देखूं, तीसरा जाविया इसका ये है, अमूमन इस पे क्रिटिसिज्म ये आता है जो कि जनाब इमरान खान भी बतौर अपोजिशन करते थे कि एडिटोरियल पॉलिसीज के एतबार से कि जाहिर है अगर अवाम इसके लिए एक सर्विस अवेल कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर इदारा जो है वो अवाम की तमाम उमंगों का और अवाम की आवाज का एक बेहतरीन मजहब होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है, मैं इस पर्सपेक्टिव से 100% अग्री करती हूँ। एडिटोरियली स्पीकिंग आपको यू हैव टू बी द पीपल्स वॉइस, ये बिल्कुल बात ठीक है। इस सेंस में मैं सिर्फ ये बात का एक इजाफा करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी बढ़ी है PTV की ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो एक पब्लिक इंटरेक्शन है अगर बढ़ रहा है चैनल से तो आप बजरिया खुद भी आप डायरेक्टली जाकर बराह रास्त जाकर बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपकी व्यूअर डिस्क्रिप्शन है या आप क्या चीजें एडिटोरियली पसंद करते हैं। वो बात सही है, एक पब्लिक का इस पर्टिकुलर इदारे के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है या जो एक लिएजन है वो बेहतर होना चाहिए। वो बेहतर क्योंकि सोशल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ी है तो ओवर द पास्ट ईयर्स हुआ है, यकीनन उसमें मजीद बेहतरी की जा सकती है। ये एडिटोरियली स्पीकिंग इसके ऊपर ये एक आर्ग्यूमेंट आता है ऑपोजिशन की तरफ से कि जी अगर आप पैसे ले रहे हैं तो फिर आप यू हैव टू रिप्रेजेंट एवरीबडी, यू कांट जस्ट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल बात ठीक है और इस पे मैं समझती हूँ कि जो ये पब्लिक के साथ इनका इंटरेक्शन है जितना ये मजीद बेहतर होगा, अवाम की आरा को जितना इन अकाउंट लिया जाएगा उतनी बेहतर एडिटोरियल पॉलिसीज बन पाएंगी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? शाइस्ता, आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारी इदारे होते हैं ना, ज़्यादातर वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए होते हैं। ज़रूरत इतनी नहीं होती और लेकिन वहाँ इतने लोगों को सियासी तौर पे नौकरियाँ दी जाती हैं कि उस इदारे की जो है वो बदहाली शुरू हो जाती है। PTV हमारा एक बहुत ही अच्छा इदारा है, माजी में आप देखें कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमने उसके ऊपर देखे हैं। मैं कहता हूँ कि लोग जब अपने ये जो केबल ऑपरेटर्स मुख्तलिफ नामों से हैं वहाँ पे 500 से लेकर लोग 5000 रुपये तक अदा करते हैं, डिश के चार्जेस अदा करते हैं, तो अगर 35 से 100 रुपये कर दिए गए तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा बोझ डाला गया। लेकिन हाँ, PTV की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अवाम को अच्छे प्रोग्राम्स दिखाए जैसे वो माजी में दिखाता था। मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद खान साहब जो इस वक्त चेयरमैन हैं और MD आमिर मंजूर साहब, ये बड़े सीजन आदमी हैं, बड़े इन्होंने जिन भी इदारों में काम किया उन इदारों ने तरक्की की है और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि PTV को चेंज करके उसका जो माजी का जो चेहरा था उसको तब्दील करके बेहतरी की तरफ लाया जाए। और आपने देखा कि पिछले दिनों से हमें काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स करने को मिल रहे हैं। मोना का एक प्रोग्राम आता है, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बाकी चेंजेस आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। जो सबसे बड़ी चेंज है, जो जैसे इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये इतने पैसे ले जाते हैं लेकिन इसको मुस्लिम लीग नून या PTV का चेहरा बनाया हुआ है। PTV में जो एक चीज़ मैंने नोट की है जो अच्छी हुई है, वो अपोजिशन को इन्वाइट करते हैं। आप देखें कि हर प्रोग्राम में आपको उनके अपोजिशन के लोग नज़र आएंगे, तो ये एक मुस्बत चेंज है कि अगर लोगों से पैसे ले रहे हैं तो उसको सिर्फ अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी अच्छी चेंज है और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में चेयरमैन साहब के अंडर जो है वो PTV और तरक्की करेगा। पैसे जो है नो डाउट के अपना आवाम के ऊपर बोझ तो ज़रूर बनता है क्योंकि अभी तक आवाम को कोई रिलीफ हुकूमत नहीं दे सकी है। पेट्रोल में जो है वो आवाम की जेब से पैसे निकल रहे हैं, चीनी हो, आटा हो, तो हुकूमत को ये चाहिए कि किसी तरफ से आवाम को रिलीफ भी देना शुरू करे। सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ना डालें और अगर कहीं बोझ डालना पड़ जाता है तो उसके इवज़ कम से कम उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें या PTV में जैसे अच्छे प्रोग्राम्स देखने को मिले लोगों को, ताकि लोगों को महसूस हो कि ये जो 100 रुपया वो दे रहे हैं वो उनका 100 रुपया ज़ाया नहीं जा रहा। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, गालिबन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बार बार दो साथियों ने केबल के पैसों की बात की है। सवाल ये कि जब मैं केबल वाले को पैसे देता हूं तो उसमें मैं PTV भी मुझे मिल जाता है, हम भी मिल जाता है और दीगर चैनल्स भी मुझे मिल जाते हैं।
तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या उन चैनल्स के लिए मैं बाद में अलग उन चैनल्स को भी कोई पेमेंट करता हूँ जो केबल को करता हूँ, तो फिर पीटीवी को अलग क्यों पेमेंट करूँ 100 रुपया? मेरा मतलब है कि जब मैं हम के लिए अलहदा पैसे नहीं पे करता और उसी केबल के बुके में मुझे मिल जाता है, तो ये जस्टिफिकेशन बड़ी वीक है कि चूंकि आप केबल वालों को पैसे देते हैं तो आप पीटीवी को भी अलग 100 रुपया देते हैं। भाई हम के भी 4 चैनल्स हैं, मैं वो चारों चैनल्स केबल में ले लेता हूँ, तो पीटीवी के भी 4 चैनल्स हैं वो उसी केबल में आ जाते हैं, तो इसके लिए अलग पैसे देने के लिए तो मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट बहुत वीक है। बाकी पैसे लेने हैं तो वो और तरह इतने लिए जा रहे हैं, तो ले नेटवर्क जहाँ पर है, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जहाँ है वहाँ केबल नहीं मौजूद है। सिर्फ इस सेंस में ये बात लागू होती है कि काफी ऐसी जगह है जहाँ पर केबल तक की रसाई नहीं है, वहां पर देयर आर एरियाज जहाँ सिर्फ और सिर्फ पीटीवी है। ये लेकिन आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर कुछ एरियाज में डुप्लीकेशन हो रही है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन्स में डुप्लीकेशन है, तो यकीनन उसका कुछ किया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद प्रोग्राम बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि ताजर सड़कों पर आटे और चीनी की कीमतें आसमान पर हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी, क्या आने वाले दिनों में अवाम सड़कों पर आ सकते हैं? नासिब एक चुगताई साहब, आपसे स्टार्ट करूंगे। हाँ, मैंने इस्लामाबाद में जो बैनर दिखे उस पर लिखा था मोबाइल के टैक्स खत्म करो। मेरा ख्याल है छोटे मोबाइल पर 5000 टैक्स है और जो बहुत आला किस्म का मोबाइल है उस पर 50,000 टैक्स है। तो वो कहते हैं लोग क़ुव्वत खरीद नहीं है इतनी कि वो, लेकिन असल बात क्या है? असल बात दवाओं की है, चीनी की है, आटे की है और सब्जियों की है, गोश्त की है। अब इन सब की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आज अभी कह रहे थे वो कि वो नोटिस ना लें, तो जहाँ जहाँ नोटिस लिया गया वहाँ इजाफा होता चला गया। फिर गंदम जो रैकेट नहीं आ रहा वो क्या है कि साहब गंदम हमारे पास थी और फिर हमने बाहर भेज दी, आप गंदम दोबारा वापस मंगवा रहे हैं। चीनी की कीमत में इजाफा हो गया और इजाफा हो गया, आटे की कीमत में और इजाफा हो गया। फ्लावर मिल्स का और गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा था कि गंदम रिलीज नहीं कर रहे थे। एक अजीब अफरा तफरी का माहौल है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि जब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे यहाँ से डॉलर्स स्मगल होते हैं अफगानिस्तान, हमारे यहाँ से गंदम भी स्मगल होता है अफगानिस्तान। KPK की हुकूमत के पास 1 लाख की गुंजाइश थी, 1 लाख टन की, उसने 17,000 टन गंदम लिया है। इसी तरह दवाओं का मसला है। अब दवाएं जो हैं पता नहीं कौन मंजूर नज़र है, कियानी साहब को दवाएं खा गई। अब वो बैठे हुए सेक्रेटेरिएट के अंदर, उन दवाओं की कीमत में इजाफा किया। अब वो कहते हैं कि हमने मार्केट रेट पे इन्फ्लेशन को देखते हुए दवाओं की कीमत में 10% इजाफा किया है। लेकिन ये क्रॉस द बोर्ड है। अगर आप ख़तरनाक दवाएं जो है, जो हम कहते हैं लाइफ सेविंग दवाएं, उनकी कीमतें आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं और ये 10% उनको मिलाएंगे अगर आप, तो ये पातनी कहाँ तक पहुँचेगा। बाकी पैंडोल वगैरह जो दवा है वो तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये भी कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल महंगाई के इशारे में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई कम नहीं हो पा रही है। महंगाई पे काबू पाने की तमाम तरकीबें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पास जो रेवेन्यू आना था PIA से वो नहीं आएगा। आपने स्टील मिल से लोगों को निकाल दिया। बेरोज़गारी आप बढ़ा रहे हैं, मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, बेरोज़गार कर रहे हैं। अब कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, छोटी बड़ी दुकानें, क्योंकि अच्छा फिर बात क्या है कि कोरोना ने हमारे यहाँ बहुत बड़ा असर डाला है, मैशत के ऊपर खासा बड़ा असर डाला है, जिसकी वजह से जो कारोबार था वो ठप हो गया। फिर लोड शेडिंग ने हमें तबाह कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी इंडस्ट्री को बिठा दिया। मुझे पता नहीं फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, शिकायतें वहाँ से बहुत आ रही हैं और अगर जो मीडिया पे नहीं आती वो, लेकिन वहाँ भी बुरा हाल है। कराची की सूरत हाल ये कि KE ने, मुझे लगता है ये मैं आज इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि KE ने एक मंसूबे के तहत कराची की इंडस्ट्री को बिठाया है और बिठाता रहता है। वहाँ हुकूमत कहती है कि प्रायोरिटी पर आप बिजली दें
वो नहीं देता, आवाम को नहीं देता बिजली वो, और फिर कहता है कि तो 2 साल का इंतजार करें, फिर कहता है मौसम अच्छा होने का इंतजार करें। तो ये सब चीज़ें महंगाई में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और महंगाई मुस्तकिल बढ़ेगी। मुझे महंगाई में कमी नजर नहीं आती। ठीक है, महंगाई में कमी नजर नहीं आ रही तो यकीनन फिर आवाम भी सड़कों पर आ सकते हैं सूरत हाल में। तो आवाम पर डिपेंड करता है, और ये कई बार देखा है मैंने कि आवाम फजूल में आ गए और हुकूमत गिरा दी, ये भी देखा है मैंने। तो आवाम का मूड है जब चाहे आए, लेकिन लगता यूं है कि 10 साल जो गुजरे हैं हमारे, उनमें आवाम को गैर सियासी बना दिया गया। ठीक हो गया। जनरल साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि महंगाई तो हर तरफ है और बढ़ भी रही है, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये चूंकि इंपोर्ट करती, बहुत सारा मटेरियल तो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, इनके मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन बहरहाल मुनाफाखोरी एक वबा है जो यहाँ पे हर तरफ फैली हुई है। अभी एनडीसी जिक्र कर रहे थे गंदम की स्मगलिंग का, या आप कह लीजिए कि डॉलर्स की स्मगलिंग का। ये सारी चीजें आपकी मईशत के ऊपर बुरा असर डालती हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? आप रोकना चाहें तो अवाम इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं, वो स्मगलिंग करना चाहते हैं। आपने कस्टम्स के लोग वहां पे रखे हुए हैं, वो शादो नादर कोई ऐसा आदमी हो जो पैसे न पकड़े, वरना वो पैसा लेकर ट्रक गुजारने की इजाजत दे देगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप ये कह लीजिए कि हुकूमत ही करती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों के मुतालबात में कुछ थोड़ा बहुत उनको लेवरेज नहीं देंगे तो अगले दिन आपको दवाइयां मार्केट से मिलनी बंद हो जाएंगी। लिहाजा अगर वो 20% मांगते हैं तो आपने अगर 5 या 10% कर दिया, और वो भी उसका कोई लॉजिक रखा कि जनाब महंगाई जो इस साल हुई है हमने उसकी परसेंटेज के हिसाब से कर दी है, तो फिर भी उसका कोई जवाब बनता है। वरना यहाँ पे जो सूरत हाल है, जब अभी कोरोना के मामले में भी आपने देखा कि जिस चीज के ऊपर कह दिया कि जनाब ये कोरोना का इलाज है, उसकी कीमत 100-200 गुना बढ़ गई आगे। यानी सिर्फ सना मक्खी जो है वो यहाँ पे 200 रुपए किलो थी और 4,500 रुपए किलो उसकी कीमत गई। बिल्कुल। तो ये अवाम का भी मिजाज वही कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये अगर आपने जायज तरीके से बढ़ा दी और इससे दवाइयां जो हैं उनकी तरसील आज के दौर में पूरी मिलती रहे, ये ना हो कि मार्केट से गायब हो जाए, तो मैं समझता हूं कि चलिए फिर भी कोई नेमत है। क्योंकि बीमार आदमी तो हर कीमत पे, लोगों ने ये 3-3 लाख का इंजेक्शन भी खरीदा है जो ये इसके लिए चाहिए था। तो ये बड़ी मुश्किलात है, अवाम बेचारा किधर जाए। तो अगर आप आ सकती है? नहीं, वो दिन गए जब अवाम सड़कों पे आया करते, वो पुरानी बातें। अब नहीं आते अवाम सड़कों पे। अब ये ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मोना, आप क्या कहेंगी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, क्या आने वाले दिनों में अवाम सड़कों पर आ सकती है? देखिए शाइस्ता, जहाँ तक सड़कों पे आने वाली बात है, वो तो मुझे एक बात का यकीन है कि जब तक कोई मशरूत में उसे करूंगी कि जब तक कोई ऐसा फिगर ना हो, कोई ऐसी कोई सियासी जमात ना हो, अपोजिशन में से कोई अगर ऐसा कोई कदम उठाए कि जी चले हम आपको लीड करते हैं इन तमाम मसाइल पर, और इतनी पब्लिक पावर अपने पीछे जमा भी कर पाए, इकट्ठा कर पाए, तब तक तो अवाम खुद साख्ता सड़कों पे नहीं आएंगे। जैसे अब ये आज भी जो अंजुमन ताजरान का प्रोटेस्ट था, वो भी एक पूरी एसोसिएशन है, लोग तंग परेशान हैं, तो वो लोग सब तमाम सड़कों पे आए, हत्ता ये कि कोई लीडरशिप हो, वरना ये कि खुद साख्ता सड़कों पे आए, बाकी ये मुझे नहीं लगता। ये बातें मैं मशरूत करूंगी कि कोई ऐसा लीड करने के लिए उनको अगर हो तो वो गालिबन आ सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात मुश्किल हालात की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो बात अनडिस्प्यूटेड है कि जी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होता, लेकिन बहुत अफसोस के साथ वहां पर भी हमने रद्दोबदल देखा, जिसकी वजह से ये आमिर कियानी साहब सैक हुए, फिर वो उनको हटाया गया वहां से। ये भी कहा गया कि वो जो इजाफा हुआ था अद्वियाती कीमतों में वो वापस किया जाएगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स में अगर इजाफा हो रहा है तो ये तो कतन बिल्कुल ये नाकाबिले कबूल है ये पूरा अमल, क्योंकि जो बेसिक ड्रग्स हैं वो उनमें अगर इजाफा हो रहा है तो फिर तो ये कि वो कुव्वत फरोख्त बेसिक नेसेसिटी, और कोई अगर बिल्कुल मरने के दम पर है या बेचारा अपनी जान से जाने को है तो वो भी नहीं खरीद सकता फिर वो बेसिक ड्रग। ये सिर्फ जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं उनके अंदर चीजें लागू कर सकती हैं कि चले जी इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। अभी बल्कि जो रुपी है वो मजीद डीवैल्यू हुआ है थोड़ा बहुत डॉलर के अगेंस्ट। मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना स्टेट बैंक के इंटरवेंशन की भी जरूरत है। इतनी सारी चीजें अगर सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से महंगी हुई है,
ख्वाह वो अद्वियात हों क्योंकि वो कोई लोग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, या फिर ये जो मोबाइल फोन्स के मामलात हैं, मोबाइल फोन्स हो वो बिल्कुल लोगों की खरीद से दूर जा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा ना इनको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और ये जो काली भेड़े हैं इनको पकड़े। आप क्या कहेंगी कि क्या आपको लगता है कि आवाम सड़कों पर आएगी या नहीं? अब मैं वही इसको कंडीशनल करूंगी शाइस्ता कि अगर कोई इनके पास ऐसा लीडिंग फिगर है तो जरूर आ जाएंगे। मुझे यकीन है मुश्किलात बहुत ज्यादा है, बेपनाह मुश्किलात हैं, 10% से भी तजावुज कर दिया है महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन। ठीक है, आपने इसको मशरूत कर दिया है। मोना, आपका पॉइंट आ गया है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? लगता है कि आने वाले दिनों में आवाम सड़कों पर होगी? लेकिन जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अवाम आना चाहें या ना आना चाहें, ये हुकूमत ज़रूर अवाम को मजबूर करेगी कि वो सड़कों पर आएँ। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। और अपोजिशन के जो लीडर इस वक्त सड़कों पर नहीं आने के लिए तैयार हैं, ये अवाम उनको घरों से निकाल के लेके आएगी कि चलो हमारे साथ बाहर निकलो। क्योंकि आप देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही है। यहाँ कहा जा रहा है, मतलब इंसुलिन अगर आप देखें कि इन 2 सालों में कितनी उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, आप उसको लाइफ सेविंग ड्रग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मुझे तो नहीं समझ आती है कि आप उसको क्या कहेंगे। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए तो वो भी ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर की दवाई भी ज़रूरी है। अगर वो ना खाए तो तकरीबन कोई आदमी शौकिया दवाई तो नहीं खाता है, कोई बीमारी कोई एलिमेंट है तो वो दवाई खाता है। अदरवाइज़ कोई ये शौकिया कोई ये मिठाई तो नहीं है कि आप कहें जी फ़लाँ दवाई अहम है और फ़लाँ दवाई अहम नहीं है, आप उसकी कीमत बढ़ा लें। मतलब ब्लड प्रेशर की बढ़ा लें और शुगर की ना बढ़ाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। जो हार्ट की दवाइयां भी लोग रूटीन में लेते हैं, लोग अपनी जिंदा रहने की कीमत के एवज लेते हैं, लिहाजा दवाइयों की अपनी एक कीमत है। और पिछली हुकूमत तो बहुत बुरी थी, उसने डॉलर को मुस्तहकम रखा ताकि मुल्क में चीज़ें मुस्तहकम रहें। हमारे यहाँ डॉलर चूँकि अब बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा है डेली बुनियादों पर, तो कीमतें भी डेली बुनियादों पर ऊपर जाएंगी। और मैं ज़रूर, मुझे यकीन कामिल है कि जो मर्जी कर लें, ये कोरोना के बाद लोग बाहर आएंगे। आज ताजर आए हैं, कल और आए हैं, ये मैं समझता हूँ लोग आएंगे, क्योंकि इस तरह की सरकार नहीं चल सकती। वक्त की कमी के बाइस मुझे इस तरह की हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इतना जुल्म नहीं चल सकता। पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं जनरल साहब के आखिरी फिक्रे से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि वो दिन गए, इसको मैं आगे ऐसे कहूँगा कि वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। आवाम सड़कों पे अभी अगर 10% दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं तो 100 रुपए वाली दवाई 110 रुपए की हो गई। अभी तो दवाइयाँ जो 100 रुपए की थी वो 500 रुपए में मिली है। जब आवाम उस वक्त सड़कों पे नहीं आई, सड़क आवाम के अंदर से बिल्कुल वो चीज़ निकल चुकी है। आप वो मजबूर हो चुके हैं। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी मजबूरी है, उन्होंने दवाइयाँ लेनी है। उनके कोई वालिदैन बीमार है, कोई और रिश्तेदार बीमार है। आप ये देखें कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा इस तरह उठाया जाता है कि आजकल अगर आपने बाहर ट्रैवल करना हो तो एयरलाइन ने आपको कहा कि आप कोरोना का टेस्ट करा के लाएं। अब जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मुझे लाहौर से रिपोर्ट मिली है, एयरपोर्ट पे जब काउंटर पे पहुंचते हैं वो कहते हैं जी आपका अपडेट नहीं हुआ अभी तक ये, तो लिहाजा आप वापस जाएं और अपने एजेंट से करवा के लाएं। वो कहता है यार मैं अब वापस कहाँ जाऊँगा? वो कहते हैं आप 1000 रुपया दें और आप चले जाएँ। वो 1000 रुपया देता है और आगे निकल जाता है। मतलब मजबूरी से फायदा उठाया जाता है। आवाम सड़कों पर नहीं आएंगे क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं। आपका पॉइंट आ गया। नाज़ के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।